Hello students, how are you? Today we will read chapter 3, the Delhi Sultans of our past book. बेटे हमने अभी इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट रीड कर लिया है जिसमें हमने दिल्ली सुल्तान के जो रूलर्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था और हमने जो दिल्ली सुल्तान हैं उनके हिस्ट्री के बारे में पता किया और यहाँ पर जो इतिहासकार थे मिनाज इस्ट्रस उनका थोट रजिया सुल्तान के बारे में क्या था। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे उन्होंने किस तरह से गैरिसन टाउन से अपने एम्पायर्स को एस्टेब्लिश किया, उनका एक्सपेंशन किया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने देखिए हमने ये रीड किया था, पहले उन्होंने अपनी इंटरनल जो फ्रंटियर्स थी उनको एक्सपेंड किया था। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। The second expansion occurred along the external frontiers of the Sultanate. अब उसके बाद जो सेकेंड जो एक्सपेंशन थी वो क्या था, बाहरी जो सीमाएं थी दिल्ली सल्तनत की उनका विस्तार करना था। Military expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khilji and the culminated with Muhammad Tughlaq. जो बाहरी सीमाओं का विकास था अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के काल में शुरू हो गया था। उन्होंने अपनी सीमाओं को दक्षिण भारत तक फैलाने का टारगेट बनाया था और मोहम्मद तुगलक के समय में ये जो अभियान थे वो अपनी चरम सीमा पर थे। इन देयर कैंपेन सल्तनत armies captured elephants, horses, slaves and carried away precious metals. जो सल्तनत काल की जो रूलर थी उनकी जो सेनाएं होती थी वो इन अभियानों के तहत बहुत सारे हाथी, घोड़े, दास और बहुत सारे कीमती जो धातुएं होती थी, मेटल्स होते थे, उनको अपने अधिकार में ले लेते थे। By the end of Muhammad Tughlaq's reign, 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. अब जो दिल्ली सल्तनत की सेनाएं थी कुछ कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में के अंत तक इस महाद्वीप का एक बहुत बड़ा विशाल जो क्षेत्र था इन युद्ध अभियानों के अंतर्गत आ गया था। बहुत सारे जो आर्मी कैंपेन थी वो स्टार्ट हो गए थे। दे हैड डिफीटेड रिवाइवल आर्मीज एंड सीज सिटीज। ये सेनाएं जो होती थी अपने प्रतिद्वंदी सेनाएं होती थी उनको हराती थी और उनसे उनके शहरों को छीन लेती थी। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड dispenses justice in its realm, but how complete and effective was its control over such a vast territory? इसके बाद जो सूबेदार थे, प्रशासक थे, उनके मुकदमों का फैसला करते थे, उन पर टैक्स लगाते थे, उन क्षेत्रों को अपने अधिकार में वो रखते थे। लेकिन इतने बड़े विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता था इनके लिए। यहाँ पर ये देखिए इन्होंने यहाँ ये दिल्ली है, दिल्ली से लेके ईस्ट वेस्ट और नीचे साउथ तक इन्होंने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर ये देखिए कुवैत अल इस्लाम मॉस्क एंड मीनार्स बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड्स ऑफ द 12th century. ये जो मस्जिद थी ये 12वीं शताब्दी के अंत में बनी। दिस वाज द congregational mosque of the first city built by Delhi sultans, described in the chronicle as Delhi a Kohana old city. यह जो जामा मस्जिद है दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाई गई थी और सबसे पहले ये इस शहर में स्थित इस इतिहास में इस शहर को दिल्ली ए कोहना मीन्स पुराना शहर कहा जाता है। The mosque was enlarged by Iltutmish. इस मस्जिद का जो बड़ा करवाया गया इसका विस्तार इल्तुतमिश ने करवाया एंड अलाउद्दीन खिलजी ने। द मीनार वाज बिल्ट बाय 2 सुल्तान्स और ये जो मीनार है ये दो सुल्तानों ने बनवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। मस्जिद ए मॉस्क इज कॉल्ड ए मस्जिद इन अरबिक लिटरली प्लेस वेयर ए मुस्लिम प्रोटेस्टेड इन रेफरेंस टू अल्लाह। जो मॉस्क होती है उसको अरबी भाषा में मस्जिद कहते हैं। ये वो स्थान होता है जहाँ पर मुसलमान अपने भगवान के प्रति अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हैं। इन कांग्रीगेशनल मॉस्क मस्जिद अजामी और जामा मस्जिद, ठीक है, इसको जामा मस्जिद कहा जाता है या जामी मस्जिद कहा जाता है। मेंबर्स ऑफ Muslims read their prayers
नमाज टुगेदर, यहाँ पर जो मुस्लिम लोग होते हैं इकट्ठे मिलकर वो नमाज पढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्निड मैन एज देयर लीडर इमाम फॉर देयर रिचुअल्स और प्रेयर्स। जो उनकी नमाज की रस्म के लिए सारे जो नमाजी होते हैं, नमाज पढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, वो उनमें से एक जो विद्वान होता है, सम्मानीय व्यक्ति होता है, उसको वो अपना लीडर चुन लेते हैं, जिसको वो इमाम कहते हैं। वो सभी जो रिचुअल्स होते हैं वो करवाते हैं। He also delivers the sermon खुतबा during the Friday prayers. ये जो इमाम होता है वो शुक्रवार की जो नमाज के दौरान धर्मोपदेश देते हैं। धर्म का उपदेश, जैसे हमारे हिंदुओं में भी पाठ वगैरह किया जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं, उसी तरह से वो धर्म का ज्ञान इन लोगों को देता है। ड्यूरिंग प्रेयर्स मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। जब मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो अपना मुंह मक्का की तरफ करते हैं। इन इंडिया दिस इज टू वेस्ट। और भारत में वो जब नमाज पढ़ते हैं तो मक्का पश्चिम दिशा में पड़ता है। दिस इज कॉल्ड किबला, वो इसको किबला कहते हैं। The Delhi Sultans built several mosques in cities all over the subcontinent. इस सबकॉन्टिनेंट में बहुत सारी जो मस्जिदें हैं वो इन सुल्तानों ने बनवाई हैं। These demonstrated their claims to be protesters of Islam and Muslims. इससे उनके मुसलमान और इस्लाम जो धर्म के रक्षक हैं उनके होने का दावा करते हैं वो। Mosques also helped to create the sense of community of believers who shared a belief system and code of conduct. समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले जो श्रद्धालु होते हैं आपस में मिलकर एक दूसरे के समुदाय से जुड़े होते हैं और वो अपने आप को मस्जिदों का सहायक मानते हैं। It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslims came from a variety of backgrounds. ये जो समुदाय है बहुत सारे अलग अलग पृष्ठभूमियों से आए हैं, लेकिन वो सभी मुस्लिम थे और अपने मुस्लिम होने से वो इस तरह की मस्जिदें बनवाते थे। मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन लेट 1520s। जमाली कमाली की जो मस्जिद है वो 1520 में बनी थी। एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। खिलजीज और तुगलक्स के काल में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलता है उसके बारे में हम रीड करेंगे। द कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators। जो दिल्ली सल्तनत थी उसके विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए बहुत सारे जो विश्वसनीय सूबेदार और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक होते थे, गवर्नर होते थे, उनकी जरूरत पड़ती थी, rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors। The early Delhi Sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandga in Persian। तो यहाँ पर सभी जो बड़े अधिकारी होते थे उन प्रशासन को चलाने के लिए उसकी जरूरत होती थी, लेकिन जो दिल्ली सुल्तान थे वो जो मुख्य पद होते थे वो स्लेव्स को देते थे। उनका ये मानना था कि जो मिलिट्री अभियान के दौरान जिन लोगों को बंदी बनाते थे वो उनको बंदगा कहते थे फारसी भाषा में, और उनको बड़े बड़े सामंत और जमींदारों के स्थान पर वो सूबेदार उनको बनाना ज्यादा पसंद करते थे। They were carefully trained to man of the most important political offices in the kingdom। वो उनको अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग देते थे, उनको प्रशिक्षित करते थे और उसके बाद जो राजनीतिक पद होते थे उसको उनको वो देते थे। Since they were totally dependent upon their masters, the sultan could trust and rely upon। वो ये मानते थे कि जो स्लेव्स हैं बंदगान हैं वो पूरी तरह से अपने मालिक पर डिपेंड करते हैं और सुल्तान भी उन पे पूरी तरह से विश्वास करते थे कि वो उनको धोखा नहीं देंगे। स्लेव्स रेदर देन सन्स। द सुल्तान्स वर एडवाइज्ड। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी। ए स्लेव who one has brought up and promoted must be looked after, for it needs a whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave। ठीक है, सुल्तानों को ये सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को उन्होंने अच्छी प्रकार से उसका पालन पोषण किया है, उनको आगे बढ़ाया है, प्रमोट किया है, उनकी देखभाल की है, तो क्योंकि तकदीर अगर अच्छी हो तो उनकी पूरी जिंदगी में कभी कभी कोई ना कोई योग्य अनुभवी एक्सपीरियंस्ड स्लेव उनको मिल जाएगा।
वाइज मैन हैड सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस slave is better than a son। और वो ये मानते थे, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, वाइज पीपल थे, वो ये मानते थे कि अगर योग्य अनुभवी अगर स्लेव है तो वो उनके बेटे से भी बढ़कर हो सकता है। The Khiljis and Tughlaqs continued to use Bandha and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of political instability. जो शासक थे खिलजी और तुगलक थे, वो बंदगान को इस काम के लिए इस्तेमाल करते थे। जो उनके क्लाइंट्स थे, क्लाइंट्स मीन जो आश्रित थे, स्लेव्स थे, उनको बड़े बड़े ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद देते थे। लेकिन इस तरह का काम करने से क्या होता था कि जो शासन था उसमें एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती थी, मतलब राजनीतिक अस्थिरता आ जाती थी। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons but not to their heirs। जो दास होते थे, गुलाम होते थे, वो अपने राजा के प्रति, अपने रूलर के प्रति, मालिक के प्रति तो वो वफादार होते थे, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी होते थे उनके मास्टर्स के, वो उनके प्रति लॉयल नहीं होते थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स। जो नए सुल्तान होते थे उनके अपने नौकर होते थे। एज ए रिजल्ट द सेशन ऑफ ए न्यू मोनार्क often saw conflict between the old and the new nobility। इस तरह से जो नए और पुराने दास थे जिनको पद दिए जाते थे उनमें के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टकराव शुरू हो जाता था इन सरदारों के बीच में। The patronage of these humble people by the Delhi Sultans also shocked many elite, and the authors of Persian Tariq criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices। जो उनके संरक्षक थे, इन लोगों को ऊंचे पद देते थे, इस बात से जो बहुत सारे उनके क्षेत्र में, उनके शासन में इलाइट्स होते हैं, जो धनी वर्ग होता है, अमीर लोग होते हैं, उनको भी इस चीज से धक्का लगता था कि उनको वे पद नहीं दिए जाते, बल्कि जो लो कास्ट है उनको, या जो गरीब लोग हैं उनको, दास को अच्छे पद दिए जा रहे हैं। इस बात से उनको काफी धक्का लगता था। और इसके अलावा जो तारीख लिखने वाले जो राइटर थे, वो भी दिल्ली के सुल्तानों की इस बात के लिए कड़ी आलोचना करते थे कि वो जो लो बेस बॉर्न है, मीन्स यहाँ पे स्लेव हैं, उनको वो ऊंचे पद देते थे। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज कुम्हार ए वाइन डिस्टिलर, फिरोज हजाम ए बार्बर, मनका तबका ए कुक एंड टू गार्डनर्स, लोडा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो यहाँ पर एक ये दिखाया था कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने, जो अजीज कुम्हार था नामक, वो शराब बेचने वाला था, शराब बनाता और बेचता था। फिरोज हजाम वो एक नाई था। मन का तबकाक खाना पकाने वाला कुक था। लोढ़ा और पीरा वो गार्डनर थे। उनको बड़े बड़े ऊंचे प्रशासनिक पद दिए। तो इस बात से जो इलाइट पीपल थे, जो बड़े लोग थे, वो इस बात से नाराज होते थे। यहाँ पर एक जो इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी एमिड 14th century chronicle reported their appointments as a sign of the sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। यहाँ पर जो बर्नी है, इस तरह की जो सुल्तान ने नियुक्तियां की हैं, वो मानते हैं कि जो सुल्तान है, शासक है, उसके अंदर जो राजनीतिक विवेक है और उसके अंदर शासन करने की जो क्षमता है, वो नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो इस तरह के गलत डिसीजन ले रहा है। Okay students, today we have read this chapter up to here. We will remaining chapter in the next video. Thanks, have a nice day.